बहुत ही सम्मान के योग गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, इस मीटिंग में विराजमान मास्टर भलेराम जी, बहुत ही सम्मान के योग रतिराम जी, हमारे बीच में पधारे रामचंद्र सरपंच जी, बहुत ही युवा और होनहार हैं। हमारे किसान यूनियन के प्रेसिडेंट और बहुत ही संघर्षशील प्रधान जोरा सिंह जी, बलवान सिंह जी, जुक्तिराम वाल्मीकि जी, राम कुमार नंबरदार जी, रामपाल जी, मास्टर इंदर सिंह जी, रामफल जी, जो रोडवेज यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं, अभी आपके बीच में बोल के गए हैं, गुलाब सिंह जी, जीत वाल्मीकि जी, और हमारे मध्य में विराजमान मास्टर गिर सिंह जी, महेंद्र जी, पवन जी, गोविंद जी, और मेरे साथी रामनिवास जी, और बहुत ही आदर के योग्य गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज आप इतनी तादाद में इकट्ठे हुए हो, तो आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। पगड़ी में जाए मैं मुबारकबाद इस बात की देता हूँ कि पिछली बार भी आपने सरपंच का चयन और पंचायत का चयन सर्वसम्मति से किया। सियाराम जी को सरपंच बनवाया, उसी बात को दोहराते हुए, भाईचारे की मिसाल देते हुए आपने फिर से एक बार फिर रामचंद्र जी को और सारी पंचायत को सर्वसम्मति से चुना। उसके लिए सारे गांव को बहुत बहुत बधाई। आज मैं आपको किसी रैली के लिए बुलाने नहीं है, ना कोई मैं आपसे आज इलेक्शन है वोट मांगने आया, ना वोट पे पड़ने वाले। मैं तो केवल मात्र आप सबसे मिलने और जुलने आया, दुख सुख की पूछने आया था। मैं तो अपनी राम रमी करने आया था और मैंने आशा है कि आप मेरी राम रमी को सिर माथे लगाओगे, मंजूर करोगे। सारा ने राम राम। जब आप इतने इकट्ठे हुए हैं तो विशेष तौर से किसान यूनियन के प्रेसिडेंट जोरा सिंह और पूर्व में रहे प्रेसिडेंट रामफल ने सरकार के बारे में थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास किया, परंतु इस बात का मुझे कोई खेद भी नहीं कि जब मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था, किसने किसको वोट दिए, चाहे उसने भारतीय जनता पार्टी को दिए, किसी ने जेजेपी को दिए, किसी ने बीजेपी को दिए, किसी ने कांग्रेस को दिए, मुझे उस बात का कोई मलाल नहीं, क्योंकि जब मैं मैदान में नहीं था तो मुझे फिर इस बात का गिला भी क्या, कोई कहीं भी आज़ादी के साथ मतदान करे। इस देश के अंदर ये प्रथा लागू है। साथियों, गिला इस बात का है कि जो लोग 75 पार की बात करते थे वो 40 पे सिमट गए। गिला इस बात का है जो उसे जमुना पार करने की बात करते थे, चुनाव होने के बाद आपस में गले मिल गए और गठबंधन बना करके सरकार बना ली। और लोगों से ये कहा, विशेष तौर से किसानों से कहा, किसानों चिंता ना करो, तुम्हारी आमदनी दुगनी कर देंगे। तो किसान भी खुश हो गए, सोचने लगे कि ये सरकार बढ़िया है जो आमदनी दुगनी कर देगी। और सरकार ने ना तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करी, ना न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया, तो फिर किस प्रकार से आमदनी दुगनी किसान की करें, अभी थोड़ी देर करेंगे। इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में रख दिया और किस प्रकार से खाद के ऊपर 5% का जीएसटी लगाया और एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स जितने भी हैं, चाहे वो ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स हैं, भूमिगत पाइपलाइन है, उस पर 18% का जीएसटी लगा दिया। और कीटनाशक दवाई, खरपतवार नाशक दवाइयों के दाम बढ़ गए।
खाद के, बीज के दाम बढ़ गए और हमारे उपज के दाम दिखाए तो गए कि हमें एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है, परंतु जीरी को 200-300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लूट लिया गया और किसान के खाते में ये दिखाया गया कि पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया। अब रोड़ी के, बजरी के, सीमेंट के, सरिया के, डीजल के, पेट्रोल के, खाद के, बीज के, कीटनाशक दवाओं के, खरपतवार नाशक दवाओं के दाम निरंतर बढ़े, महंगाई आसमान को छूने लगी। महंगाई जब आसमान को छू रही थी और ये कह रहे थे कि हम 2022 में आमदनी किसान की दुगनी कर देंगे, तो 3 ऐसे काले कानून लेकर के आए जिनके चलते कि मंडियां खत्म हो जाएं और ये कह दिया कि अडानी और अंबानी के इशारे पे इन जमीनों के मालिक अडानी और अंबानी बन जाएं और ये भी कह दिया इसके साथ साथ कि बड़े बड़े सरमाएदारों को, पूंजीपतियों को भंडारण करने की पूरी इजाजत दे दी। कोई भंडारण कितना ही करे स्टॉक, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी और जब मूल्य बढ़ जाए, मोल बढ़ जाए तो उसको वो बेचेगा। यानी कि 3 ऐसे कानून आए जिस पे भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही ये किसान के हित में है और किसान ये कहता रहा कि हमारे हित में नहीं। 380 दिन तक आंदोलन चला, 700 से ज्यादा चांदें चली गई, तो देश के प्रधानमंत्री एकदम से टीवी पे आए, कहने लगे कि मैं इनको समझा नहीं सका इन कानूनों को, तो मैं ये कानून वापस लेता हूँ। जब वो मीटिंग चल रहा था तो किसानों को आंदोलनजीवी कहा जा रहा था और इन्हीं किसानों को बार बार कहते थे कि हलवा मांडा खाने वाले। जब दिल्ली के चारों तरफ जमा हो गए, बच्चे, बूढ़े और जवान टोल प्लाजाओं पर डट गए, तो तब होश आया कि आंदोलन इतना बड़ा है कि 3 काले कानून वापस लेने पड़े। साथियों, इन्होंने वो डाटा भी छिपा लिया कि महंगाई की वजह से, तंगी की वजह से किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं सेंटर की तरफ से और हरियाणा प्रदेश की सरकार से की तरफ से कि किसान के जड़े पे नमक छिड़कते हैं। ऐसा कानून बनाया कि वायु को, यानी कि हवा को शुद्ध रखने के लिए अगर कोई किसान पराली जलाएगा तो उसमें 1 करोड़ रुपये जुर्माना और 10 साल की कैद हो जाएगी। ये तो धन्य है किसानों का उनका आंदोलन था जिसकी वजह से वो वापिस हो गए। फिर कहने लगे कि हम बिजली का ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं जो हमने 2003 में किया था, उसको संशोधित करके, उसको बदल करके ऐसा कानून बिजली का बनाएं कि किसान को सब्सिडी ना मिले, बीपीएल कार्ड को कोई सब्सिडी ना मिल सके। वो भी किसानों के आंदोलन की वजह से ठंडे बस्ते में रखा गया। और इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जे जमीन एक्वायर करनी है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम इस प्रकार का संशोधित कर दिया जिसमें किसान की सहमति लेनी बहुत जरूरी थी। उस प्रावधान को खत्म कर दिया और ये जोड़ दिया कि किसान की सहमति की कोई जरूरत नहीं। अगर किसान की जमीन की जरूरत पड़े तो उसको रातों रात डिप्टी कमिश्नर डीसी एक्वायर कर सकता है। यानी कि ऐसे कानून बनाए जिससे इस देश का, इस प्रदेश का किसान इस प्रकार से तिल मिला होगा। और आज लगता है कि अगर आप पता करोगे कि आलू के रेट 50 पैसे का 1 समझेगा किलो है, कितना ही ले लो, और गोभी को लोग यूं ही उठवा रहे। ये कहाँ गई उनकी भावांतर योजना? कहते थे हमने तो भावांतर योजना बना दी कि अगर मंडी का रेट में कोई फर्क आएगा तो हम मदद करेंगे। यानी कि ये लोग किसान विरोधी हैं। आज हरियाणा प्रदेश को इन्होंने कहां पहुंचा दिया? 2,86,000 करोड़ का कर्जा है हरियाणा प्रदेश की सरकार पे, और हरियाणा प्रदेश में रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। बाढ़ खेत को खाती है, दरिया के किनारे खुद पानी चूस गए हैं, बिजली खंभे चाट गए। आज मैं इसलिए कह रहा हूँ रक्षक भक्षक बन गए हैं। आपने सुना होगा, खेल मंत्री है संदीप जी और वो पेड़ा का है विधायक। एक कोच उसके पास शिकायत लेकर के गई तो
उसके साथ बदसलूकी की, जिनसे उम्मीद ये की जाती है कि वो लोग रक्षा करेंगे, आज रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। बाढ़ इसलिए कहना मुझे तो आती है कि जब कोरोना काल था तो शराब घोटाला हुआ, जब कोरोना काल था तो रजिस्ट्री घोटाला हुआ था, जब कोरोना काल था तो धान घोटाला हुआ था, जब कोरोना काल था लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं थी, रेमडेसिविर नहीं थी, बेड नहीं था, कोई किसी प्रकार की इंसुलेटर नहीं थे, चलाने वाले नहीं थे। तब उस वक़्त में किस प्रकार से बारदाना घोटाला हो, यानी कि हरियाणा प्रदेश की सरकार घोटालों में लगी हुई थी और जनता त्राईमान कर रही थी। आज स्कूल हैं तो आपके सामने मास्टर नहीं है, मास्टर हैं तो किताबें नहीं। आज अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने बच्चा जाएगा तो सरकार उसको प्राइवेट स्कूल की फीस सरकार देगी। अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो उसे माँ बाप ने उसकी फीस देनी पड़ेगी, जिससे सरकार का लगभग फैसला है कि हमारे सरकारी स्कूल तो बंद हो जाएं और प्राइवेट स्कूल जिस प्रकार का व्यापार चल रहा है वो फले फूले। यानी कि हमारी सरकार के चलते हुए अगर अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हैं तो किताबें नहीं, डॉक्टर हैं तो दवाइयाँ नहीं। आज जल घर हैं तो जल नहीं, आज हरियाणा प्रदेश में बिजली घर हैं तो बिजली नहीं, बिजली गुल है और बिजली के बिल फुल हैं। आज हरियाणा प्रदेश की कैसी स्थिति आपके सामने करके छोड़ दी कि आज कोई संभालने वाला भी नहीं और इनको जरूरत भी नहीं कि आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 का सूबा है। आज हरियाणा 25 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। CMI की रिपोर्ट आई है कि 34.7% की बेरोजगारी है और बेरोजगार नौजवान के जले पे नमक छिड़कते हैं कि हमने पर्ची और खर्ची खत्म कर दी। आज हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में 3 करोड़ रुपये पकड़े गए। आप सबको पता होगा हरियाणा सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन जो छोटी नौकरी लगाता है उसके जितने भी पेपर हुए हैं सबको बेच दिया, लीक हो गए। कहते हैं लीक हो गए, लीक नहीं हुए, बेचे गए। और यहाँ तक की बात आ गई कि आपके पुंडरी के विधायक के बेटे से 49 लाख रुपए लूट लिए और ये कहा कि तुझे इंस्पेक्टर लगा दे। फिर ये कहते हैं कि हम पैसे खत्म कर दिया। जहाँ पर भी आप देखोगे कि नौजवान आया मैं आज मायूस है, ले दे करके हमारे पास एक फौज थी, हम फौज में जा करके लग जाया करते थे और फौज में आज सिस्टम बदल दिया, फौज भी ठेके पे कर दी गई। अग्निवीर 4 साल के लिए भर्ती करेंगे। पहले फौजी आते थे, उनको पेंशन 16 साल के बाद 15 साल के बाद मिलती थी। कैंटीनों में सामान निर्धारित मूल्य पे मिलते थे, सुविधा थी, अस्पतालों में डॉक्टर उनकी मुफ्त में सेवा करते थे और दवाई का कोई पैसा नहीं लगता था। अब 4 साल के बाद आएंगे, अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे तो उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलेगी। आज इसी प्रकार से हमारे इलाके में भी जो पहले पंजाब में था, टेवे में था, पुंडरी में था, आज हमारे इलाके के लोग भी, नौजवान भी मायूस होकर के 7 समुद्र पार जा करके डोंकी बीजे में जान हथेली पे रख करके आज विदेशों में जाके, चाहे वो USA में, अमेरिका में जाएं, कनाडा में जाएं, इंग्लैंड में जाएं और चाहे ऑस्ट्रेलिया में जाएं, वहाँ जा करके अपना जीवन यापन करने की फिराक में हैं और ये सोचते हैं अब 1-2 एकड़ जमीन का करना भी क्या है, इसे फटकार करके दूसरे देशों में जा जाए और वहाँ पे अपना निर्वहन किया जाए। साथियों, आज बेरोजगारी चारों तरफ से मुंह बाए खड़ी है और सरकार इस पे हंस रही है, कहती है अभी बजट प्रस्तुत किया गया कि हमने किसानों के लिए बहुत बड़ी बातें कर दी, ड्रोन सिखाएंगे हम चलाने के लिए, स्प्रे करना पड़ेगा तो ड्रोन से करेंगे। आज सरकार मजाक कर रही है, बेरोजगारी और किसानों का, बेरोजगार नौजवानों का, किसानों का मजाक कर रही है। हमारे यहाँ पे एक परिवार पहचान पत्र शुरू किया गया, उसमें जिसने अपनी आमदनी 1,80,000 अंकित कर दी, CSC सेंटर वालों ने, उसकी पेंशन कट गई, उसका BPL कार्ड कट गया। आज हरियाणा प्रदेश में 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट देंगे। आज 4 लाख से ज़्यादा
बीपीएल कार्ड काट देगी। हमें तो उम्मीद थी कि 5100 रुपये पेंशन होगी, परंतु 5100 देना तो बहुत दूर की बात है। आज वो इस बात से भी मुकर गए कि 5100 नहीं, केवल 250 रुपये बढ़ेगी और उसके ऊपर भी तरह तरह की शर्तें लगाई गई हैं। साथियों, ऐसी सरकार है जिसके चलते हुए इन्होंने दोनों ने, बीजेपी और जेजेपी ने, कर्मचारियों से एक वादा किया था कि हम पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, परंतु टका सा जवाब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दे दिया कि नहीं, हम कोई किसी प्रकार से पुरानी पेंशन लागू नहीं कर सकेंगे। हरियाणा प्रदेश में जैसे हालात हैं, आपके यहाँ के एमपी हैं नायब सैनी, पता होगा आपके एमपी नायब सैनी है ना, कभी आते हैं इस गांव में? कभी देखे भी नहीं, और ग्रांट तो देने का प्रश्न ही नहीं। साथियों, इसलिए कह रहा हूं, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए आपके मंत्री जी, वो भी कभी गांव में आकर के दर्शन दिखाते भी नहीं, और हमने उनको चुना, और चुना इसलिए था कि हमारे सुख दुख में शामिल रहें, हमारे विकास की बात सोचें। मैंने कागजों में तो बहुत पढ़ा है, कागजों में तो आपके गांव को भी उन्होंने चंडीगढ़ से भी ज्यादा चमका दिया, परंतु मैंने तो वही परिस्थितियां हैं, कहीं कोई हालात बदले नहीं। अगर इनसे कहने जाओगे कि कोई काम कर दो, तो ये कहेंगे हमारी चलती नहीं। हमारे जिले में 32 करोड़ रुपये आए थे, 32 करोड़ रुपये सफाई के नाम के आए, सारे गांवों में सफाई करी दिखा दी और सारे के सारे लूट के खा गए। यानी कि सफाई घोटाला हुआ, तालाब खुदाई घोटाला हुआ, एक तालाब 3-3 जगह से खोदा हुआ दिखाया गया, चाहे वो नरेगा से खोदा गया दिखाया गया हो, चाहे सिंचाई विभाग से, चाहे पोंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा से, एक तालाब 3 जगह से खोदा गया दिखा करके पैसे ले गए। यानी कि सफाई घोटाला, तालाब खुदाई घोटाला, रिचार्ज बोर घोटाला, गांव गांव में रिचार्ज बोर लगे दिखा दिए, कोई 200 फुट पे लाया, कोई 100 फुट पे, सब में 800 माल गिरा दिखा दिया, रिचार्ज बोर घोटाला हुआ। सारी म्यूनसिपल कमेटी को लूट के खा गए, और फिर हम किस बात के लिए कि हमारी को राय, हमारी को वोट की जरूरत भी नहीं, वोट अपने आप ही पड़ जाते हैं। लोग फिर कहते हैं कि हमने तो इनके दिए नहीं, कोई मशीनों में गड़बड़ है। अरे मशीनों में गड़बड़ नहीं है, इनके पास ऐसी चीज है, ऐसा फार्मूला है जो भाई से भाई को लड़ा देते हैं, ये हिंदू को मुसलमान से लड़ा देते हैं, नफरत पैदा करते हैं। चाहे हम गांव में बसने वाले हैं, गांव में 36 जात के भाई रहते हैं, चाहे हम किसी भी धर्म में विश्वास करते हैं, चाहे हम हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, चाहे जैन हैं, बौद्ध हैं, हम सब भाई हैं। जो गांव में बसते हैं 36 जात के भाई हैं, चाहे जाट है, ब्राह्मण है, चाहे गुर्जर है, राजपूत है, खाती है, लुहार है, सनार है, मनियार है, चाहे रेगर है, खटीक है, धानक है, चाहे वाल्मीकि है, ये सब हम आपस में एक दूसरे के लेकर के यहाँ पे बसे हैं पुराने जमाने में। अगर किसी किसान की बेटी की शादी हो, गरीब वाल्मीकि का बेटा भी जाकर के कन्यादान अपनी बहन समझ के करता है। अगर गरीब सवार की बेटी की शादी हो तो जाट का बेटा भी जाकर के उसे अपनी बहन समझ के कन्यादान करता है, और इससे कोई अटूट संबंध और हो नहीं सकते, हमारा इससे कोई पवित्र नाता हो भी नहीं सकता। हम सब भाई भाई हैं, परंतु यहाँ ऐसे भी एमपी आए जिसने ये आग लगा दी कि एक जाति एक तरफ और 35 जाति एक तरफ। परंतु आप लोगों ने इन बातों पर ध्यान नहीं देना, अपना भाईचारा मजबूत रखना है, अपने भाईचारे को मजबूत रखना है। और मैं विशेष तौर से आपसे ये कहने आया हूं कि 2 भाइयों का झगड़ा था, एक बड़ा था एक छोटा था। छोटे ने कहा कि मैं बैठक लूंगा, नोरा लूंगा, तो बड़े की थोड़ी तहसील में थाने में चाले थी, उसने कहा कि मैं नहीं दूंगा। पंचायत होगी, पंचायत में कहा कि नहीं, छोटे की छांट होती है भाई, तो बड़ा है तो इसने छोटे ने नोरा बैठक दे दे, तो वो नहीं माना।
तो बड़ा ने कहा कि मैं सीधा करवाऊंगा, इसने थाने में पकड़ाऊंगा। जाकर के दरखास्त देने चला। छोटा जब बैठा था पंचायत में तो पंचायत वाले कहने लगे भाई छोटे तुम भी दिया, बराबर का केस हो जाएगा। जब छोटा मोटरसाइकिल लेके चला तो बड़ा जा रहा था, उसके बेटे के पीछे बैठा, तो उसकी धोती उस मोटरसाइकिल के पछले टायर में फंसी हुई थी। छोटे ने आवाज दी, अरे किसी की धोती फंस रही है। तो बड़े ने सोचा डांट मार, तो रुका नहीं। छोटे को फिर चिंता हुई, बहाना करके फिर पीछे आया और फिर कहा, अरे कोई गिर सकता है, चोट लग सकती है। बड़े ने फिर सोचा, अगले भाई ये तो जमा इनका गेड़ा तो पूरा ही सीध कर गया, मेरा कान तो ताना ही मार गया बहुत बड़ा। आगे सी गांव का कोई और मौजिज आदमी खड़ा था, तो छोटे ने कहा, अरे भाई यू मेरा बड़ा भाई आवे, तो इसने रोक के नहीं गई, इसकी धोती फंस रही है, चोट लगी। जब उसने उसको रोक के कहा, तो न्यू कहने लगा, मैं धोती तो काट ली, वही मार ला। छोटा के क्या था कि उसे ने तो मेरे तक कही थी कि ये मेरा भाई ना रहा, उसका चोट लग जाएगी। वहीं से वापिस आया और आगे पंचायत में कहने लगा कि भाई गांव की भी जरूरत नहीं, पंचायत की भी लोड़ नहीं, मैं अपना छोटे भाई ने जो नोरा मांगेगा, बैठक मांगेगा, वो दूंगा। तो लोगों ने पूछा तेरा क्या होया? कि भाई मेरे क्या होया, नौवा मास कभी अलग हुआ नहीं करते। मेरे छोटे भाई के दिल में मेरे प्रति बहुत प्यार और प्रेम है, बहुत स्नेह है, इसलिए मैं इसको जो यू मांगेगा वही दूंगा। मैं और बात पे ले जाना चाहता हूं, आप सबको याद होगा रोज की रोज रामायण होती है और आप सबको ये बात आती होगी कि रावण बाहुबली था।